प्रयागराज से बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर। कोरोना कर्फ्यू को लेकर हाईकोर्ट में 3 दिन का रहेगा अवकाश। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 मई तक अवकाश रहेगा। 1 मई को पहले ही सैनिटाइजेशन के लिए हाईकोर्ट बंद रखने का आदेश। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने पत्र भेजकर किया अनुरोध। तो शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू के चलते हाईकोर्ट बंद रखने का किया गया था अनुरोध। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव ने दिया निर्देश। 3 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में किसी प्रकार का काम नहीं होगा। इन 3 दिनों में हाईकोर्ट में ई फाइलिंग भी नहीं होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से निजात दिलाने के दावे के बीच अस्पतालों में नो बेड के हालात छिपे नहीं हैं। मेरठ में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में कोविड मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते आंकड़ों ने डॉक्टर की भी चिंता बढ़ा दी है। यहां मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो पा रहा है। वहीं मरीजों का इलाज अस्पताल की जमीनों पर करने को मजबूर हैं। जमीन पर ही मरीज को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर यहां के इमरजेंसी वार्ड को कोविड वार्ड में बदल दिया गया। वहां पर मरीजों को इलाज के लिए 2-4 होना पड़ रहा है। कोरोना काल में एक तरफ कालाबाजारी हो रही है तो वहीं धोखाधड़ी की खबरें भी सामने आने लगी हैं। बरेली बमनपुरी निवासी हेमंत रस्तोगी के साथ धोखाधड़ी हो गई। एक अज्ञात शख्स ने उनके घर आकर पिताजी का पर लगा ऑक्सीजन का सिलेंडर ले गया। धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति ने कहा कि डीएम साहब का आदेश है, आप 5 दिन से ज्यादा सिलेंडर नहीं रख सकते। 5 दिन में ऑक्सीजन खराब हो जाती है और इसीलिए इसके बदले नया सिलेंडर दिया जाएगा। दोबारा ना तो वो आदमी आया और ना ही ऑक्सीजन का सिलेंडर। बता दें कि हेमंत के पिता की तबीयत ऑक्सीजन न होने के वजह से खराब हो रही थी और बेटे ने बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया था। भारत में जहां एक और कोरोना महामारी से दहशत का माहौल है, हजारों लोगों की जान जा रही है, वहीं एटा में कुछ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से मनमाने रुपए वसूलने का मामला सामने आया। जहां कोरोना की फर्जी रिपोर्ट देकर आपदा को अवसर में बदलने का गोरख धंधा बेखौफ चल रहा है। वहीं एटा की जिला अधिकारी को मिली एक शिकायत पर अलीगंज के उप जिला अधिकारी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विवेक राजपूत को ग्राहक बनाकर भेजा तो फर्जी लैब संचालक ने उनसे भी 300 रुपए लेकर शाम को कोरोना की रिपोर्ट देने को कहा। इस पर उप जिला अधिकारी अलीगंज राजीव पांडे ने तत्काल छापा मारकर पैथोलॉजी को सील करा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। अलीगंज के उप जिला अधिकारी राजीव पांडे ने बताया कि इस मामले में शीघ्र ही एफआईआर करवाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 34,626 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32,494 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2,44,000 कोविड टेस्ट हुए। इनमें 1,08,000 केवल आरटीपीसीआर टेस्ट शामिल हैं। कल के मुकाबले आज केस कुछ कम आए, जबकि कल के मुकाबले 24 घंटे में 20,000 जांच ज्यादा हुई हैं, जबकि 32,494 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। ये भी कल के मुकाबले लगभग 7,000 ज्यादा हैं। आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए 1,15,142 सैंपल प्रयोगशालाओं को भेजे गए हैं। कुल एक्टिव केस में से 2,43,730 होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इन सभी लोगों को घर पर जो कोविड की दवाइयाँ होती हैं उनको उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चल रहा है और सभी जिलों में इसे चलाया जा रहा है ताकि सभी कोविड संक्रमित व्यक्तियों को जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध की जा सकें। निजी अस्पतालों में 8,145 व्यक्ति इस समय भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज सरकारी व्यवस्था में अपना निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हों या फिर सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि हर महीने औसतन 1 करोड़ 3 लाख रेमडेसिविर उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन
सरकार ने मांग और सप्लाई की जानकारी नहीं दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आप 18 से 45 साल के दरमियान उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना बताएं। क्या केंद्र के पास कोई कोष भी है जिससे वैक्सीन के दाम समान रखे जा सकें? केंद्र सरकार को यह भी बताना होगा कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कितना फंड दिया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 10 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने टीकाकरण, ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीन मूल्य निर्धारण, दवा और वैक्सीन के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग पर नीतिगत बदलावों पर निर्णय लेने के लिए केंद्र से कहा है। वहीं यूपी में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से निपटने के लिए योगी सरकार लगातार कई मोर्चों पर जुटी हुई है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने उच्च स्तरीय टीम 11 का पुनर्गठन करते हुए टीम 9 बना दी है। इस नई टीम को सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टीम के जिम्मेदार अफसर संवेदनशीलता और तत्परता से लोगों तक मदद पहुंचाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों तक हर तरह की सीधे सहायता पहुंचाने के लिए टीम 9 को पूरी जिम्मेदारी दी है। टीम 9 में चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश में अफसरों की कमेटी बनाई गई है। वहीं एबीपी गंगा ने सीएम की रिपोर्ट नेगेटिव आते ही बता दिया था कि सीएम प्रदेश में बिगड़े हालात पर इतने नाराज हैं कि लापरवाह अफसरों की खैर नहीं, और टीम 11 के कई अफसरों पर गाज गिरनी तय है। अब एबीपी गंगा की खबर पर एक्शन से मोहर लग गई है। यूपी सरकार कल यानी 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर रही है। पहले चरण के तहत उन 7 जिलों में टीकाकरण की शुरुआत होगी। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि जिन शहरों में कोरोना केसेस की संख्या 9000 से ऊपर है, वहीं कल से वैक्सीनेशन होगा। कल तीसरे चरण के तहत सिर्फ 7 जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। बाकी जिलों में शुरू होगा, यथावत चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,23,82,938 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। जिन जिलों में टीकाकरण की कल से शुरुआत होगी उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं। वहीं लखनऊ के 10 केंद्रों पर करीब 3000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, सिर्फ उन्हीं लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। लखनऊ के केजीएमयू, लोहिया, एसजीपीजीआई, लोक बंधु, आरएलबी सिविल, छलकारीबाई, बलरामपुर, अवंतीबाई, बीआरडी अस्पताल में वैक्सीनेशन होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक लॉकडाउन के समय के बदलाव के बाद की जानकारी के बाद नोएडा शहर से मजदूर और लोगों का पलायन अब तेज हो गया है। शहर के बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड पर मजदूरों का लगा जमावड़ा। अपने गांव के लिए रवाना हो रहे मजदूर। नोएडा शहर में काम कर रहे मजदूर और लोग अपना अपना सामान लेकर जाने लगे, अपने गांव का रुख करने लगे हैं। लोगों का काम बंद हो गया और अपने अपने गांव के लिए वो रवाना हो रहे हैं। शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं मेरठ में मेरठ मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी और डॉक्टर्स के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया। कॉलेज प्रिंसिपल ने मेडिकल कर्मचारी पर काम में लापरवाही के आरोप लगाए हैं और इसी के चलते दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और वहां पर काफी देर तक हंगामा हुआ। वहीं कोविड-19 के इस महामारी के दौर में एक तरफ लोग आपदा को अवसर बनाकर कालाबाजारी करने पर उतारू हो चुके हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह मरीजों की जान बचाने के लिए जुगत लगा रहा है। ऑक्सीजन की कमी और संसाधनों की कमी के चलते विभाग चाहकर भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा, लेकिन गाजीपुर में एक अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पहल पर बनाए गए जुगाड़ से अब एक सिलेंडर से 6 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचाई जा सकती है, जिसके बारे में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने जुगाड़ की जानकारी दी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि जुगाड़ से जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के मरीजों और शम्य गौसिया मेडिकल कॉलेज सहेड़ी में एडमिट कोविड-19 के मरीजों को जुगाड़ पद्धति से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जो मरीजों को काफी लाभ पहुंचा रहा है। इससे हम कम ऑक्सीजन में अधिक से अधिक लोगों का एक समय में ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचा सकते हैं। साथ ही अन्य खाली सिलेंडरों को भी ऑक्सीजन भरवाकर दोबारा ऐसे मरीजों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस जुगाड़ में 1600 से 2000 का खर्च आया और ये पाइपलाइन बिछाने वाले सामानों की मदद से बनाई गई। मिल करके एक ऐसा सेटअप तैयार किया है
कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर से हम लोग 6 लोगों को कोरोना मरीज को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये कंसेप्ट है एक पाइपलाइन का, हॉस्पिटल में पाइपलाइन लगा करके देने का, लेकिन इतना जल्दी में पाइपलाइन हॉस्पिटल नहीं लगा सकता है। तो इसके लिए हमने टूल तैयार किया है। एक जाकर के पाइप लिया है, एक जाकर के निपुल लिया है, एक टी लिया है, एक नल लिया है। इसमें हमने मास्क को जोड़ दिया है और उसके बाद में 6 लोगों को कनेक्ट करके यहाँ से हम ऑक्सीजन खोलते हैं, ठीक है। और हाँ खोलते हैं। खोलने के बाद अब इसमें हम चेक करेंगे कि ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं सभी जगह। तो पहला आदमी देखिए है, लाइए तो पानी लाइए, पानी यहाँ नल खोलिए, चालू हो गया है। देखिए यहाँ पर खोल, पूरा खोलो, अपना खोलो यहाँ पर, यहाँ चालू करो। हाँ देखिए ऑक्सीजन इसमें आ रहा है। इनको के बाद इसमें लगा देते हैं। अब इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो फिर इनको हम बंद कर देंगे, फिर इनको खोलेंगे। नल चालू करो, खोलो यहाँ पर नल। अरे नल खोलो दुर्गा, हाँ देखिए, और यहाँ भी आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है। इनको अब नल बंद करो, इसको जरूरत नहीं है, फिर हम बंद कर देंगे ऑक्सीजन। फिर आप खोलिए, देखिए इसमें भी ऑक्सीजन आ रहा है। बंद करो नल। तो इस महामारी में हम जा करके 1 सिलेंडर से 6 आदमी को दे सकते हैं। जहां एक तरफ देश ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर जालौन के जिला अस्पताल में रखे वेंटिलेटर यहां की शोभा बढ़ा रहे हैं। पीएम केयर फंड से लाखों की लागत से खर्च करके यहां वेंटिलेटर भेजे गए, जो अब जिला अस्पताल में पड़े पड़े धूल फांकने का काम कर रहे हैं। बता दें कि 1 करोड़ की लागत से स्थापित 10 वेंटिलेटर जिला अस्पताल में सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं। कोरोना काल की शुरुआत में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को जब आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया था, तब पीएम केयर फंड से 10 बेड कोविड कक्ष में और 10 वेंटिलेटर को स्थापित कराया गया, लेकिन ऑपरेटर और स्टाफ की कमी के चलते वेंटिलेटर की सांसें फूल रही हैं। वहीं जब इस मामले में डीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर मौजूद है, जरूरत के अनुसार सीएमओ से बात की जाएगी। मतलब साफ है कि पूरे मामले में आलाधिकारी सिर्फ पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल में 10 बेडों का आईसीयू बनाया गया था, लेकिन वो अभी धूल फांक रहा है। इसके लिए मरीजों को लाभ मिल सके, प्रशासन क्या तैयारी? बिल्कुल, इसके लिए हम अपने सीएमओ के माध्यम से यदि कोई समस्या है तो उसको दूर कराएंगे। वहीं कोरोना के इस मुश्किल वक्त में इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित होने वाले फलों के दाम इन दिनों आसमान पर पहुंच गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी फलों की कीमतें पिछले 1 महीने में दोगुनी से ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग फलों की खरीदारी के लिए दुकानों तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां दाम सुनकर उनके होश उड़े जा रहे हैं। महीने भर पहले 80 और 90 रुपए किलो बिकने वाला संतरा इन दिनों तकरीबन 200 रुपए में मिल रहा है। 60 रुपए किलो बिकने वाली मौसम्बी इन दिनों 100 रुपए में मिल रही है और 30 रुपए पीस मिलने वाली कीवी अब 80 रुपए के भाव में मिल रही है, जबकि 120 रुपए किलो वाला सेब 240 रुपए किलो तक बिक रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में फलों के दाम इन दिनों तकरीबन 2 गुने से भी ज्यादा तक पहुंच गए हैं। खासकर उन फलों की कीमतें तो आसमान छू रही हैं जो कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने में ज्यादा मददगार साबित होते हैं। प्रदेश एट 360 में खबरों का सिलसिला जारी। अब खबरें देवभूमि उत्तराखंड से। तो देश के साथ ही उत्तराखंड में भी 1 मई से 18 साल से 45 साल की उम्र में लोगों को कोविड का टीका लगाने के अभियान की शुरुआत होनी है, मगर अभी तक स्वास्थ्य विभाग के पास केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल पाई है। ऐसे में उत्तराखंड में शनिवार से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि मई के पहले हफ्ते में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। को लेके कई तरह की हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, राइटली सो ऑल्सो। जैसे आपको पता है कि हमारा 1 मई से वैक्सीनेशन 18 to 45 स्टार्ट हमारा होना था, जो हमारा नॉर्मल एक भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसके तहत आपके सभी के संज्ञान में है कि माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा ऑलमोस्ट 25 लाख की हमारी कोविशील्ड की डोसेस एंड 2.5 लाख की हमारी कोवैक्सीन की डोसेस को माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अप्रूव किया गया। इसके तहत ऑलरेडी हम लोग डीजी हेल्थ को इस संबंध में डायरेक्शंस भी दे चुके थे एंड हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स को ऑलरेडी लेटर भी जा चुका है। वहीं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती एक महिला ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया था, जिसमें महिला ने पीने का पानी मुहैया कराने की गुहार लगाई थी। महिला मुंह में ऑक्सीजन लगाए सोशल मीडिया के माध्यम से पानी देने की गुहार लगा रही थी, जिसके बाद गुरुवार देर शाम उनकी मौत हो गई।
वहीं महिला की मौत के बाद अब अस्पताल प्रशासन पर मरीजों की ठीक से देखभाल नहीं करने और लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। मैं सुशीता तिवारी से कोविड सर्वाइवर बोल रही हूँ। यहाँ पर कल रात से पीने का पानी खत्म है। प्लीज़ आप मेरे पे टैप्ड पीने का पानी डोनेट करें जल्द से जल्द। सब परेशान हैं। दुखद है, कोविड पेशेंट थी, काफ़ी सीवियर कैटेगरी में थी, सीरियस थी। हमारे डॉक्टरों ने जो है पूरा उनका इलाज किया, भरसक प्रयत्न करने के बाद भी जो है उनकी डेथ हो गई थी। हमारे यहाँ पे जो है आईसीयू में वो एडमिट थी। जो भी पेशेंट आईसीयू में एडमिट रहता है और इसमें जो है उनके गले में थोड़ा सा ये रहता है, हमेशा सूखा सा रहता है, पर पानी की कोई ये नहीं है। हम हर पेशेंट के उसमें जो है पानी की पर्याप्त मात्रा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद के 2 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। सुशीला हॉस्पिटल और पैलेटिव हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई। अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश की गई है। अस्पतालों में तड़पते रहे मरीज, डॉक्टर नदारत। गाजियाबाद में प्रशासनिक अधिकारी खालिद अंजुम और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश ने मारा छापा। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सहयोगी शक्ति सिंह हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शक्ति, क्या कार्रवाई हुई है और क्या शिकायत मिली थी? देखिए, शिकायत ये मिली थी कि जो मरीज हैं उन्हें कहीं गाजियाबाद में बेड नहीं मिल रहा है और अंदर बेड खाली है, लेकिन बाहर मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उनको बेड नहीं दे रहे हैं। जिस समय अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक हॉस्पिटल में 2 वेंटिलेटर और 7 बेड जो खाली पड़े हैं। वहीं अगर दूसरे हॉस्पिटल की बात की जाए तो उसमें 2 वेंटिलेटर, तो कहीं ना कहीं 4 वेंटिलेटर अगर बात की जाए तो वेंटिलेटर तो इस समय कहीं मिल ही नहीं रहा है। और उसके बावजूद अगर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर इस समय खाली पड़े तो कहीं ना कहीं ये एक, अगर कहें तो प्राइवेट अस्पतालों का जो इस समय खेल चल रहा है वह सामने निकल कर आया है। काफी बड़ा इसे खेल कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस समय कोरोना काल चल रहा है और जो मरीज है वो सड़कों पर मर रहे हैं, सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं, उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो 2 हॉस्पिटल है, एक का नाम है सुशीला और एक का नाम है पैलेटिव हॉस्पिटल। पैलेटिव हॉस्पिटल गोविंदपुरम में है, जिसका पंजीकरण निरस्त करने के लिए संस्तुति की है शासन को। वहीं जो हॉस्पिटल है सुशीला का अगर पंजीकरण की बात करें तो स्थापित करने के लिए कि वो अब कोई भी काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी सिफारिश की गई है। तो देखा जाए तो जिस तरीके से ये खेल, बहुत बड़ा खेल कह सकते हैं। ये तो 2 अस्पताल है, अगर लगातार कई जगह ऐसी छापेमारी आएगी तो कुछ ना कुछ इस तरह का और सामने आएगा। जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि कहीं भी किसी क्लिनिक हो या कोई हॉस्पिटल हो, छोटा मोटा हो या बड़ा हो, तो कहीं भी इस समय कहीं भी कोई बेड अवेलेबल नहीं दिखाया जाता है। अगर वहां मरीज जाते हैं, बहुत ही वहां तड़पते भी रहते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें बेड और वेंटिलेटर नहीं मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये 6 वेंटिलेटर, 2 अस्पताल, वो भी ज्यादा बड़े अस्पताल नहीं है, छोटे छोटे अस्पताल है, इनमें अगर 6 वेंटिलेटर निकल कर आते हैं, वो भी खाली पड़े होते हैं, तो उसे देखने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वे दंग रह गए, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई उन्होंने की है। जी निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई हुई जिससे निश्चित तौर पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शक्ति, ऐसे में ये जानना भी अहम है कि अगर इस तरह की शिकायतें आगे भी आती हैं तो क्या प्रशासन से उसकी शिकायत की जा सकती है ताकि आगे कार्रवाई हो? बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के अधिकारियों ने अपने नंबर जो है वह साझा किए हुए हैं और कहीं भी ऐसी शिकायत है तो कहीं भी बताया जाए, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है। जिस तरीके से अब इस कोरोना काल में जिस तरीके से इसे एक बहुत बड़ी त्रासदी कह सकते हैं कि लोग दम तोड़ रहे हैं, और दम तोड़ते हुए ये सब सामने जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे इस समय जागे हुए हैं। और ऊपर से कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कहा हुआ है कि जगह जगह जाकर छापेमारी की जाए और जहां किसी को इलाज नहीं मिला उसे इलाज दिलवाया जाए। जिसके बाद अधिकारी अब लगातार लग रहा है कि फॉर्म में आ गए हैं और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। और ये हॉस्पिटलों का खेल, अगर इसे एक खेल कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक खेल चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, वह सामने निकल कर आया है। और जिस तरीके से ये निकल कर आया है तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी इस बात को लेकर एक राहत मिलेगी कि अगर आप कोई भी हॉस्पिटल है घबराएगा, अगर उसके पास बेड अगर खाली अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं वो जरूर इस बात देने की कोशिश करेगा किसी को भी। क्योंकि अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर किसी कोई वेंटिलेटर बचा रहे हैं, कोई बेड बचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसका इंतजार कर रहे हैं जो कोई इन्हें ज्यादा पैसा दे सके। तो कहीं ना कहीं इस समय जिस तरीके से मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन जो अस्पताल है
ये बिल्कुल ही इस समय अपनी शर्म खो चुके हैं इस कोरोना काल में भी, और बेड खाली रखकर और अपने आप मजे ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी आएगा हमारे पास, कोई ऐसा शख्स आएगा जो हमें ज्यादा पैसे दे सके। तो कहीं ना कहीं जो एक खेल निकल कर आया है, ये बहुत ही बड़ा खेल है और ये छोटा मोटा नेक्सस नहीं है। अगर बात की जाए तो इस तरह से एक काफी बड़ा नेक्सस चल रहा है इस समय दिल्ली एनसीआर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं टिहरी में जिला अस्पताल बौराड़ी में कोविड वैक्सीनेशन के लिए दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को कई कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन उनका नंबर नहीं आ पा रहा। वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों की अस्पताल में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि वो गाड़ी बुक कराकर वैक्सीन लगाने के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, मगर भीड़ इतनी ज्यादा है कि उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ढीला काम कर रहा है, ड्यूटी जो सही काम दे रहा है, यहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा है। आप ही बोल रहे हैं कि हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। ये जनता बेवकूफ है यहाँ पे, जो घर में बच्चे छोड़ के आ गए, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन बहुत ढीला है, तो प्रशासन प्लीज टच कीजिए, हमें पूरा काम नहीं कर रहा है। उसने बताया था, रिक्वेस्ट किया था कि वो अगर वैक्सीन लगवाने आए तो अपने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा के आए, क्योंकि यहाँ सर्वर रजिस्ट्रेशन जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो कभी सर्वर नहीं चल रहा है, जिससे यहाँ बहुत भीड़ हो जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग कोई भी पालन नहीं कर रहा है। मैंने कई बार कई लोगों को बोल दिया, बहुत से लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, तो अवेयरनेस जनता को हम लोग बार बार दे रहे हैं।